साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जतन इन होम एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। हमारा चैनल नियमित रूप से आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित विषय सामग्री नियमित रूप से प्रेषित कर रहा है। अगर इस विषय सामग्री से संबंधित किसी प्रकार का सुझाव हो तो आप कृपया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत करवाइएगा ताकि आपकी भावनाओं से हम परिचित हो सकें। मित्रों, आज की कक्षा में हमारा जो बिंदु रहेगा वो है आधुनिक भारतीय इतिहास का एक बिंदु, भारत में यूरोपियनों का आगमन या यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। साथियों, इस बिंदु के पीछे पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है कि 15वीं सदी के मध्य में तुर्की के कुस्तुनतुनिया नामक स्थान पर जब अरबों का आक्रमण हो गया, तब भारत और यूरोप के बीच के मध्य का जो संपर्क है वो स्थल मार्गीय रूप से कट गया। तभी यूरोप के कुछ देशों ने भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से समुद्री मार्ग की खोज करने का प्रयास किया। उनका एकमात्र उद्देश्य अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करना था। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने भारत के बारे में, उसकी समृद्धि के बारे में, सांस्कृतिक धरोहर के बारे में पहले से ही सुन रखा था और वे इसके प्रति आकृष्ट थे। हालांकि पूरे विश्व में अपने इस आर्थिक हित संबंधी उद्देश्य को छिपाने के लिए उन्होंने पूर्वी देशों अर्थात भारत और उसके आसपास के देशों को सभ्य बनाना, उसके नागरिकों को सुसंस्कृत बनाना इत्यादि मुख्य लक्ष्य बताया। किंतु वास्तविकता यह है कि धन की प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि और ईसाई मत का प्रसार करना ही इन यूरोपीय कंपनियों का प्राथमिक उद्देश्य था, जो कि कालांतर में राजनीतिक और साम्राज्यवादी भूमिका में बदल गया। मित्रों, आपकी परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने हाईलाइट करके आज के बिंदु में दिए हैं। आप उन पर गौर फरमाइएगा और उनको बार बार याद करने का प्रयास कीजिए ताकि आपकी परीक्षा में जो तथ्य आएंगे उनको हम आसानी से टारगेट कर सके। शुरू करते हैं बिंदु को। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है इस बिंदु से वो ये है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम बताइए। अधिकांश परीक्षाओं में इस बिंदु से यही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी पहले आई, कौन सी कंपनी बाद में आई और उनका क्रम क्या था। तो सबसे पहला जो यूरोपीय देश था जिसने अपनी कंपनी निर्मित करके पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का निश्चय किया वो था पुर्तगाल। पुर्तगालों के बाद में डच, जो कि हॉलैंड के निवासी थे। तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए, चौथे नंबर पर डेन आए और पांचवें नंबर पर फ्रांसीसी आए। ये 5 कंपनियां प्रमुख थी जो कि भारतीय क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए निर्मित की गई थी और इन कंपनियों का स्थापना वर्ष हम इस सारणी में देख सकते हैं। पुर्तगाल जो कंपनी थी उसकी स्थापना 1498 में हुई। 1498 ईस्वी में डच या हॉलैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना 1602 में हुई 1602 और इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुई 1599 और डेनमार्क 1616 1616 में। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में 1664 और स्वीडन नामक कंपनी की स्थापना 1731 में 1731। हमारे लिए ये शुरू की जो 5 कंपनियां हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं, इनको हम याद रखेंगे। मित्रों, कुछ अवधारणाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। जिस शब्द पर, जिस लाइन पर हम हाईलाइट करेंगे वह आपकी परीक्षा से संबंधित अधिक उपयोगी है। एक बार इन अवधारणाओं को समझ लेते हैं ताकि इस बिंदु को आसानी से हमें समझ आ जाएगा। 16वीं से 18वीं सदी के मध्य पश्चिमी देशों ने अपने आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए, जैसे कि पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस ने भौगोलिक खोजों के माध्यम से उचित और अनुचित तरीकों से औपनिवेशिक आक्रमण किए। मित्रों, हमने इन आक्रमणों को औपनिवेशिक की संज्ञा दी है, अर्थात वे आक्रमण जिनका उद्देश्य अधिकाधिक आर्थिक हितों की पूर्ति था, निरंकुश शासन की स्थापना था और अमूल्य खनिज की खानों और महत्वपूर्ण वस्तुओं पर नियंत्रण स्थापित करना था। इसीलिए हमने इनको औपनिवेशिक आक्रमण की संज्ञा दी है। भारत के सामुद्रिक रास्तों की खोज 15वीं सदी के अंत में हुई, जिसके बाद यूरोपियों का भारत आना आरंभ हुआ।
यद्यपि यूरोप के लोग भारत के अलावा भी बहुत ही स्थानों पर अपने उपनिवेश बनाने में सफल हुए, इनमें से कईयों का मुख्य आकर्षण भारत ही था, क्योंकि भारत प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। 17वीं शताब्दी के भारत को संसार के सबसे धनी देशों में से एक माना जाता था और इस कथन की पुष्टि कई विदेशी विद्वानों ने की है, जिनमें ट्रेवर्नियर, एडम स्मिथ और बर्नियर प्रमुख हैं। 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपीय कई एशियाई स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे, किंतु 19वीं सदी में जाकर ही अंग्रेजों का भारत पर एकाधिकार हो पाया था। आरंभ में तो इन यूरोपीय देशों का मुख्य उद्देश्य व्यापार ही था, पर भारत की राजनीतिक स्थिति को देखकर उन्होंने यहाँ साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक नीतियां अपनानी आरंभ की। ये कुछ पॉइंट्स है जो सिर्फ आपको समझने हैं, ज्यादा इन पर जोर नहीं देना है, ज्यादा इनको याद नहीं रखना है। पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें हृदयंगम रखना है वो ये है कि स्पेन का जो नागरिक था कोलंबस, वह 1492 ईस्वी में भारत की खोज में निकला, किंतु वह अमेरिका पहुंच गया। यूरोप से निकलकर अटलांटिक महासागर होते हुए भारत पहुंचने की बजाय वह उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में पहुंच गया और वहां पर उसने अमेरिका नामक एक नए देश की खोज की और उसको भारत समझकर उन्होंने वहां के नागरिकों को क्या कहा? रेड इंडियंस। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत पहुंचने वाले यूरोपियों में सबसे पहले थे पुर्तगाली। इसके बाद डच आए और डचों ने पुर्तगालियों से कई लड़ाइयां लड़ी, आपस में दोनों में संघर्ष हुआ। इसके अलावा भारत के अतिरिक्त श्रीलंका में भी डचों ने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। डचों का मुख्य आकर्षण भारत न होकर दक्षिण पूर्वी एशिया के देश थे। उन्हें अंग्रेजों ने पराजित किया जो मुख्यतः भारत पर अधिकार करना चाहते थे। मतलब पुर्तगालियों को डचों ने हराया और डचों को अंग्रेजों ने हराया। भारत के व्यापारिक संबंध यूरोप से प्राचीन काल से थे। व्यापार के दोनों देशों के बीच में, भारत और यूरोप के बीच में 3 प्रमुख मार्ग थे। जैसे पहला था मध्य एशिया की आक्सांस नदी से कैस्पियन सागर तक, और दूसरा था सीरिया होता हुआ भूमध्य सागर तक, और तीसरा था लाल सागर से मिस्र तक, जो कि भूमध्य सागर पार करके यूरोप जाता था। महत्वपूर्ण व्यक्ति है हेनरी द नेविगेटर। इस व्यक्ति का नाम याद रखेंगे। यह एक पुर्तगाली राजकुमार था जिसने समुद्री यात्राओं और भौगोलिक खोजों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। सबसे पहले जो यूरोपीय थे वो पुर्तगाली थे जो 1498 में भारत आए, और यही वो देश था जो सबसे अंत में भारत से गया 1961 में। तो सबसे पहले भी पुर्तगाली आए और सबसे बाद में भी पुर्तगाली गए। यह बिंदु हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। अब अलग अलग देशों के भारत में प्रसार और उनकी स्थापना को देखते हैं, उनकी कंपनियों की गतिविधियां देखते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए और उनका स्थापना वर्ष था 1498। प्रथम यूरोपीय जिसने यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की वह वास्को डी गामा था। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम कंठस्थ याद रखेंगे। और यह आशा अंतरीप जो कि केप ऑफ गुड होप के नाम से प्रसिद्ध है, दक्षिणी अफ्रीका के नीचे एक स्थित द्वीप है, उसके माध्यम से होता हुआ मोजाम्बिक पहुंचा और वहां पर एक भारतीय नाविक और एक पथ प्रदर्शक जो कि गुजरात का था, अब्दुल मनिक या मजिद भी नाम मिलता है, जो भी आपको ऑप्शंस में मिले, अब्दुल मजिद या मनिक, इस नाम के व्यक्ति ने वास्को डी गामा को कालीकट पहुंचाया 17 मई 1498 को। और वहां पर एक हिंदू शासक था जिसकी उपाधि जमोरिन थी। उसने भारतीय संस्कृति में निहित अतिथि देवो भव की परंपरा से उसका स्वागत किया। तो इस बिंदु में हमारे काफी तथ्य छुपे हुए हैं। पहला यूरोपीय वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए आया। अब्दुल मजिद नामक गुजराती व्यापारी ने उसकी सहायता की। कालीकट जो केरल में स्थित एक तट है वहां पर पहुंचा, 17 मई 1498 को पहुंचा और जमोरिन ने उसका स्वागत किया। 1500 में पुर्तगालियों ने कोचीन जो कि केरल में है अपनी कोठी बनाई, व्यापारिक केंद्र बनाया। शासक सामुरी जिसकी उपाधि भी जमोरिन थी, उसने कोठी की सुरक्षा का इंतजाम करवा लिया, क्योंकि अरब जो उस टाइम व्यापारी थे वो इन चीजों के खिलाफ। पहली यात्रा में काली मिर्च पर मिले 60 गुना फायदे से प्रेरित होकर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा भारत आता है। कालांतर में
कालीकट और कन्नौर में पुर्तगालियों ने कोठियां बनाई और उस समय तक पुर्तगाली भारत में अकेली यूरोपीय व्यापारिक शक्ति थी, उन्हें बस हल्का फुल्का अरबों के विरोध का सामना करना पड़ता था। 1503 में काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। पुर्तगाली कंपनी का नाम अगर हम देखें तो वो था एस्तादो द इंडिया। सन 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगालियों ने यह गोवा छीना और उसको अपना केंद्र बनाया। इस तथ्य को भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। नेतृत्वकर्ता की बात करें, वायसराय की बात करें तो पुर्तगाली कंपनी का पुर्तगाली अधिकृत क्षेत्रों का पहला जो वायसराय था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। याद रखने योग्य व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी समुद्री सैन्य शक्ति को बढ़ाया और उस नीति को हम नीले पानी की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। इसके पश्चात अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगालियों का वायसराय नियुक्त हुआ और उसने 1510 में कालीकट के शासक जमोरिन का महल लूट लिया और यही अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह तथ्य भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि इसने अपने पुर्तगाली लोगों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए भारतीय महिलाओं से विवाह करने हेतु जोर दिया, उन्हें प्रेरित किया। हमने पहले भी बात की है, बीजापुर शासक यूसुफ आदिल खां से संघर्ष करके अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया और इसी गोवा को कालांतर में अपनी राजधानी बनाया। मलक्का और हरमुज जो कि फारस की खाड़ी में स्थित है, इन दोनों द्वीपों पर भी 1511 में अधिकार पुर्तगालियों द्वारा कर लिया गया। अल्बुकर्क ने ही गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। यह तथ्य भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो यह व्यक्ति जो कि दूसरा वायसराय था, इसके कार्यों के कारण यह हमारे लिए याद रखने योग्य है। अगला जो महत्वपूर्ण वायसराय है वो है नीनू डी कुन्हा और इसने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। यह तथ्य ही है जो कि कुन्हा के बारे में हमें याद रखना है। 1580 में मुगल बादशाह अकबर के दरबार में पुर्तगालियों ने पहला ईसाई मिशन भेजा क्योंकि वे ईसाई धर्म में अकबर को दीक्षित करना चाहते थे, शामिल करना चाहते थे, किंतु वे इस कार्य में असफल रहे। महत्वपूर्ण जो योगदान है पुर्तगालियों का, जिसे लेकर बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो ये है कि कार्टज पद्धति पुर्तगालियों ने अपनाई और यह पद्धति वो पद्धति थी जिसमें बिना परमिट के भारत वाले और अरब वाले, भारतीय और अरबी जहाज अरब सागर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। यहां तक कि यह भी देखा गया कि मुगल बादशाह अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्टज लेना पड़ा था, अर्थात परमिट लेना पड़ा था। चटगांव बंदरगाह को पुर्तगाली पोर्टो ग्रांडे, जिसका तात्पर्य था महान बंदरगाह, इस नाम से पुकारते थे, पोर्टो ग्रांडे। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे। इसे याद रखना है कि भारत में फ्रांसिस्को जेवियर किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ भारत आए थे। हमारा उत्तर होगा अल्फांसो डिसूजा। 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने ही भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। यह मुख्य योगदान है जो कि पुर्तगालियों द्वारा भारत में किया गया। 17वीं शताब्दी के आरंभ में पुर्तगाली शक्ति का ह्रास हुआ, पतन हुआ और केवल गोवा, दमन द्वीप इत्यादि छोटे छोटे द्वीपों तक ही वो सीमित होकर रह गए। कालांतर में 1961 ईस्वी में यह देखा गया जब पुर्तगाली सरकार से स्वतंत्र होकर यह राज्य भारत के अविभाज्य अंग बने। स्वतंत्रता के भी कई सालों बाद तक भी पुर्तगाली भारत में जैसे के तैसे रहे। सन 1961 ईस्वी में जाकर सबसे अंत में यही वो यूरोपीय थे जो कि भारत से बाहर गए थे। पुर्तगालियों के योगदान को देखें तो जहाज निर्माण, तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस और गोथिक स्थापत्य शैली का योगदान हम भारतीय क्षेत्र में पुर्तगालियों द्वारा मानते हैं। अगला जो यूरोपीय देश था वो था डच, जो कि 1596 में 1596 ईस्वी में भारत आए। हॉलैंड निवासी डचों ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे वेरिगंदे ओस्ट इंदी से कंपनी कहा गया, 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। इस समय तक अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग भी भारत आ चुके थे, लेकिन यह देखा गया कि इन तीनों ही देशों में से डच नाविक दृष्टि से सर्वोच्च थे। डचों ने भारत के मछलीपट्टनम, जिसका अन्य नाम हम मसूलीपट्टनम भी पाते हैं, उसमें 1605 ईस्वी में पहली
और पुलिकट नामक स्थान पर 1610 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री अर्थात डच कारखाने की स्थापना की। हम ये मानते हैं कि डचों ने मसाले के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया और इसीलिए वस्त्र को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय हम डचों को देते हैं। 1602 में डचों ने अम्बोयना पर पुर्तगालियों को हराकर अधिकार कर लिया। इस वाले फैक्ट को हम ज्यादा याद नहीं रखेंगे, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1631 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का और 1658 में श्रीलंका भी जीत लिया। डचों का उद्देश्य अगर हम देखें तो भारत से व्यापार न करके पूर्वी एशिया के देशों में अपने व्यापार के लिए कड़ी के रूप में स्थापना करना था। इसके अलावा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने उन्हें यहाँ और यूरोप दोनों जगह युद्धों में हरा दिया। इस कारण भी डचों का प्रभुत्व बहुत दिनों तक भारत में नहीं रह पाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अंग्रेजों ने नवंबर 1759 में बेदरा का युद्ध, जो कि हुगली के पास में एक स्थान है, वहां पर डचों को अंतिम रूप से हराया। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछा इसे जाता है, आप इसे याद रखें। बेदरा का युद्ध किसके बीच में हुआ? अंग्रेजों और डचों के बीच में। कब हुआ? 1759 ईस्वी में। इतना ही याद रखें। अगले जो महत्वपूर्ण यूरोपीय आए थे वो थे अंग्रेज। मित्रों, जॉन मिल्डन हॉल पहला अंग्रेज था जो कि भारत आया था। 31 दिसंबर 1600, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 31 दिसंबर 1600 वह दिनांक है जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए लंदन के कुछ व्यापारियों को एक अधिकार पत्र दिया और एक कंपनी का निर्माण किया जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये नाम कई बार पूछ लिया जाता है। इसे हम शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी इसका संक्षिप्त नाम है। विलियम हॉकिंस नाम का एक अंग्रेज जो कि नाविक था, वह हेक्टेयर नामक जहाज से, इस प्रश्न को HM की परीक्षा में RPSC द्वारा आयोजित हेडमास्टर एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है कि विलियम हॉकिंस किस जहाज की यात्रा द्वारा पहुंचा था, तो उसका नाम है हेक्टेयर। इस जहाज के माध्यम से सूरत पहुंचा और आगरा स्थित जहांगीर के दरबार में अपनी व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति मांगी, किंतु विलियम हॉकिंस को यह अनुमति प्राप्त नहीं हुई। यद्यपि उसके द्वारा दिए हुए उपहारों के कारण हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की। यह तथ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इंग्लिश खां की उपाधि विलियम हॉकिंस को किसने दी थी? मुगल सम्राट जहांगीर ने। पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने 16 से 11 ईस्वी की जावली की लड़ाई, जो कि सूरत में था, पराजित कर दिया, उन्हें हरा दिया। थॉमस रो कालांतर में इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर से दोबारा 1613 ईस्वी में मिलता है और उसे सूरत में अंग्रेज कोठी खोलने की अनुमति मिल जाती है और इसीलिए सूरत में प्रथम अंग्रेज व्यापारिक कोठी थॉमस एडवर्थ के नियंत्रण में स्थापित की जाती है। मित्रों, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है कि विलियम हैमिल्टन के द्वारा किए गए इलाज से खुश होकर फर्रुखसियर ने 1717 में 1717 में एक फरमान दिया जिसे हम दस्तक भी कहते हैं और यह एक विशेष अनुमति पत्र था जो कि चुंगी शुल्क से अंग्रेज व्यापारियों को मुक्ति प्रदान करता था। इस पेटे कंपनी को 3000 वार्षिक मुगल सम्राट को देने पड़ते थे, जिसके तहत बंगाल में उसे चुंगी मुक्त या सीमा शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति प्राप्त हो जाती है। तो मुगल सम्राट कौन था? फर्रुखसियर। किसके इलाज से खुश हुआ? विलियम हैमिल्टन। 1717 ईस्वी में दस्तक प्रदान की और दस्तक क्या थी? विशेष अनुमति पत्र जो कि चुंगी शुल्क से मुक्ति के लिए था। कितने में दिया? 3000 रुपए वार्षिक में। ये कुछ जो कि हम याद रखेंगे। ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर दहेज के रूप में बंबई प्राप्त हुआ था और यही बंबई चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को 1661 में मात्र 10 पाउंड वार्षिक के किराए पर दे दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार कंपनी अपनी व्यापारिक और आर्थिक उन्नति को प्राप्त करती है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में अंग्रेज इसीलिए सर्वाधिक रूप से सफल रहे
उन्होंने 1611 ईस्वी में 1611 में पहली वैधानिक अनुमति प्राप्त फैक्ट्री स्थापित की मसूलीपट्टनम में, जिसे हम मछलीपट्टनम भी कहते हैं। लेकिन पहली अंग्रेज फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्थापित हो गई थी। तो यह तथ्य हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है कि पहली वैधानिक कहां पर हुई, 1611 में मसूलीपट्टनम में, जबकि पहली अंग्रेज फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्थापित हो चुकी थी। मद्रास में अंग्रेजों का पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज भी अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया और हम अंग्रेजों के फ्रांसिस डे नाम के व्यक्ति को इस मद्रास का संस्थापक भी मानते हैं। जबकि बंबई में किए गए निर्माण कार्यों के कारण गेराल्ड आयंगर को उसका संस्थापक माना जाता है। तो ये फ्रांसिस डे हमारे लिए महत्वपूर्ण है और एक ये गेराल्ड आयंगर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जबकि एक प्रश्न आता है कि बंगाल का पहला अंग्रेज गवर्नर कौन था, तो हमारा आंसर होगा विलियम हेजिज। हमारे यहाँ पर भ्रमित होने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, हम इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं करेंगे। उसने बंगाल का पहला अंग्रेज गवर्नर पूछा है, जिसे हम विलियम हेजिज आंसर देंगे। इसी के अलावा 1632 में गोलकुंडा सुल्तान के द्वारा 500 पेगोडा जो कि के बदले अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ और इस फरमान के बदले अंग्रेज गोलकुंडा के किसी भी बंदरगाह से एकाधिकार रूप से व्यापार कर सकते थे। यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में फ्रांसीसी कंपनी आई। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, फ्रांसीसी कंपनी यहाँ पर आई। लुई 14वें के काल में उसके सरकारी मंत्री कॉलबर्ट ने 1664 में एक कंपनी का निर्माण किया, जो कि एक प्रकार से सरकारी उपक्रम था। महत्वपूर्ण यह है कि सभी यूरोपीय देशों में एक फ्रांसीसी ही ऐसी सरकार थी जिसने अपने सरकारी उपक्रम के रूप में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी का निर्माण किया। और इस कंपनी का नाम हम देखते हैं कंपनी देस इंदेस ओरिएंटलिस। हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है किस शासक के समय में हुआ, लुई 14वें में के समय। किसने किया, कॉलबर्ट ने किया। कब किया, 1664 में किया और सरकारी उपक्रम के रूप में किया। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है 1611 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से एक फ्रांसीसी कंपनी स्थापित की गई थी। फ्रांसीसियों ने 1668 में पहले फ्रेंच व्यापारिक कारखाने की स्थापना की और एक और तथ्य ये देखा जाता है, फ्रैंको मार्टिन नाम का व्यक्ति पांडिचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर बना था। दक्षिण भारत की राजनीति में अभी उथल पुथल मची हुई थी, इसीलिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों जो तत्कालीन सर्वोच्च शक्तियां थी उनमें संघर्ष होना भी लाजमी था। इसलिए कर्नाटक की 3 युद्धों के माध्यम से दोनों में संघर्ष होता है और अंतिम रूप से अंग्रेज विजयी होते हैं, जैसा कि हम आगे आने वाले तथ्यों में देखते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में हुआ। तात्कालिक कारण अंग्रेज कप्तान बर्टन के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार करना। मित्रों, कर्नाटक में होने के कारण इन्हें हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं। इनका दूसरा नाम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी है, अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध भी है। तो आप भ्रमित ना हो, कर्नाटक युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, 2 ही महत्वपूर्ण शक्तियां थी इनमें, अंग्रेज और फ्रांसीसी। 3 युद्ध हुए हैं टोटल और 2 देश शामिल थे और कर्नाटक युद्धों के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। तो आपकी परीक्षा में इन प्रश्नों को भी पूछा जा सकता है। कप्तान पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार या सेंट थोमे के युद्ध में अंग्रेजी पक्ष को पराजित कर लिया। तो पहले कर्नाटक युद्ध में युद्ध का नाम अडियार या सेंट थोमे का युद्ध था और इस युद्ध में 1748 में एक्स-ला शापेल की संधि हुई और इस संधि से यूरोप में दोनों देशों के मध्य शांति होने से भारत में भी दोनों देशों के मध्य शांति होती है, समझौता होता है। तो पहले कर्नाटक युद्ध में 3 चीजें याद रखनी है, कब हुआ, तात्कालिक कारण, कौन सा युद्ध हुआ और कौन सी संधि हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। कर्नाटक व हैदराबाद में उत्तराधिकार युद्ध का परिणाम दूसरा कर्नाटक युद्ध था। यह महत्वपूर्ण इसलिए था कि यह एक पहला ऐसा युद्ध है जो कि भारतीय परिस्थितियों के कारण यूरोप के 2 देशों में लड़ा गया। इसमें अंबर का युद्ध हुआ, फ्रांसीसी पक्ष विजयी हुआ और 1755 में पांडिचेरी की संधि के माध्यम से दोनों में समझौता हुआ। इसमें याद रखने योग्य कुछ बातें हैं। 1749 से 1754 भारतीय परिस्थितियों की वजह से संपन्न अंबर का युद्ध हुआ, विजयी फ्रांसीसी हुए और पांडिचेरी की संधि से यह संपन्न हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1757 से
63 के बीच में चला और इसे हम सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। क्लाइव और एडमिरल वाटसन के द्वारा बंगाल में स्थित चंद्रनगर, जो कि फ्रांसीसी क्षेत्र था, उस पर अधिकार करने से दोनों देशों में यह युद्ध हुआ और 1760 में वांडीवाश के युद्ध से फ्रांसीसी अंतिम रूप से अंग्रेजों से पराजित होते हैं। इसीलिए यह युद्ध हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, वांडीवाश का युद्ध, जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में संपन्न हुआ था। डेनमार्क, जो कि गौण यूरोपीय कंपनी है, किंतु कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि हमारे लिए याद रखने योग्य हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो डेनमार्क की थी, उसकी स्थापना 1616 में हुई और इन्होंने भी अन्य यूरोपीय देशों की तरह ही आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए तंजौर जिले में एक आबादी की स्थापना की, अपनी एक निवासियों की बस्ती बसाई। 1676 ईस्वी में उन्होंने श्रीरामपुर में व्यापारिक कोठी स्थापित की और यहीं पर इनका कालांतर में एक प्रमुख केंद्र भी स्थापित हुआ। डेनमार्क के संबंध में हमारे लिए महत्वपूर्ण सिर्फ और सिर्फ 1616 में स्थापित उनकी कंपनी और श्रीरामपुर में 1676 में उनकी व्यापारिक कोठी याद रखना है। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द आपके सामने भारतीय इतिहास का अगला महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि आपके पाठ्यक्रम से अब तक हम नहीं ले पाए हैं, उसे हम चर्चा में लाएंगे। तो मित्रों, लगे रहो अपनी तैयारी में। किसी प्रकार की और अधिक आवश्यकता, विषय सामग्री में परिवर्तन की अपेक्षा या किसी प्रकार की कमी या सुझाव अगर आपका हो तो हमें ईमेल या कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कीजिएगा। हमारा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का पुण्य कार्य करें। तो चलिए मित्रों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।